से करें तो अच्छा रहेगा। क्या सर आयुर्वेद में कैंसर, डायबिटीज, बीपी इन सब का इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन कितने समय तक चलता है? क्योंकि लोग बीच में हार जाते हैं, इससे तो कोई आराम नहीं मिलता हाँ, है। ये जरूर है कि इलाज थोड़ा लंबा चलता है। हाँ जी, हाँ। ये तो जरूर है, लेकिन साइड इफेक्ट्स नहीं होते, साइड इफेक्ट कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता दवाओं का, ये तो है ही। और इसको आज सभी मानने लगे हैं। हालांकि सरकार प्रदेश था, अब उत्तराखंड बन गया है अलग स्टेट हमारा। तो उत्तर प्रदेश के समय से नौकरी शुरू की थी, तो मैं चिकित्सा अधिकारी रहा आयुर्वेद विभाग में। उसके बाद अभी मैं पिछले कुछ समय से उधम सिंह नगर जिले में जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के जाना, मतलब सैकड़ों मरीजों के संपर्क में आता था। राहत शिविर का मैं नोडल ऑफिसर था पूरे जिले का, तो मुझे जगह जगह जाना होता था। राहत शिविर में के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है। गांव में भी इतना महंगी हो गई जगह, तो कोई लगाएगा नहीं। तो मैंने उनके जो है रुचि के पौधे, जैसे कटहल, तेज पत्ता, आंवला, अमरूद, आम, जो हमारी दिनचर्या में यूज भी हो सके, हाँ, जो उनके लिए फायदेमंद भी हो, जिसके कि फल वो प्राप्त कर सकें अगर उनको पालते हैं तो ऐसे पौधे लोगों को देने शुरू किए। गिफ्ट करता हूँ मैं, भेंट करता हूँ सादर। तो वो जो है वो उसको रुचि के साथ अपने लगा भी लेते हैं, लगा लेते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भी 100% तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन 60-65-70% है ना, कि जो इसीलिए तो हम गांव में लोगों को देते हैं कि वो 2 साल तक अगर उसका बचाव कर लें, गर्मी में 2 साल तक पानी मिल जाए पेड़ को, तो फिर उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही जो है पेड़ खुद अपने आप को बचा लेते हैं, है ना। फिर तो वो देने लायक हो जाते हैं। इसके अलावा अभी कुछ प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है, और पिछले 3-4 साल से एक मियाँ बाकी सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट्री है, उसमें बहुत नजदीक पेड़ लगाए जाते हैं। तो एक तो मैंने 8 अस्पताल हमारे हैं रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर जिले में, उनमें जो है जगह काफी थी, तो वहां पर लगाए हैं पौधे घने। वो जो है क्या होता है, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जो फॉरेस्ट जो है, जो जंगल 20। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि समाचार सच द्वारा समय समय पर उन शख्सियत को सामने लाना है कि जो पर्दे के पीछे तो है और सामने हमारे नहीं, किसी तरह भी अपना जो फोकस है जो सामने नहीं ला पा रहे हैं। तो उसी तरह आज हमारे साथ भी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। जिस दिन से मैं प्रकृति से रूबरू होने लगा, उस दिन से मैं खुद को जानने लगा। इसी तरह पर्यावरण प्रेमी भी है वो, और जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है आशुतोष पंजी, डॉक्टर आशुतोष पंजी। तो आज हम उन्हें ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। तो सर, पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा अपना बताइए। मैं 1988 से सरकारी सेवा में रहा उत्तराखंड की। पहले तो उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड बन गया है अलग स्टेट हमारा। तो उत्तर प्रदेश के समय से नौकरी शुरू की थी, तो मैं चिकित्सा अधिकारी रहा आयुर्वेद विभाग में। उसके बाद अभी मैं पिछले कुछ समय से उधम सिंह नगर जिले में जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहा, और उससे मैं अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ। और मैं सन 88 से ही जो है अपना थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो पा रहा है, मैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में थोड़ा बहुत जितना प्रयास मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। तो सर, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और घर परिवार में कौन कौन है आपके? हम लोग वैसे उत्तराखंड के ही हैं, और बचपन से तो हम ऋषिकेश रहे, और उसके बाद मैंने शुरुआती नौकरी जो है मेरी टिहरी गढ़वाल से रही। उसके बाद मैं इधर जिला नैनीताल में रही मेरी काफ़ी सर्विस। थोड़े समय मैं अल्मोड़ा जिले में भी मैंने काम किया। और मेरे परिवार में मेरी पत्नी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इसमें वनस्पति विज्ञान में, आजकल रानीखेत डिग्री कॉलेज में है। और एक बेटी है, उसने MBBS किया था सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से, और इस समय जो है वो सरकारी उसमें काम कर रही है। रानीखेत के नज़दीकी पनियाली एक जगह है वहाँ पर। जी। तो वो भी एलोपैथ है या आयुर्वेद? नहीं, वो तो एलोपैथिक डॉक्टर है, MBBS किया था उसने। तो इस समय पूरा परिवार इस समय व्यस्त है। आप इस समय, अब जैसे कि दर्शकों को ज्ञाति होगा कि सर रिटायर्ड भी हो गए, हालांकि लगते नहीं है, लेकिन हमने भी पूछा इनसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं उम्र बढ़ा दी हो और सर जल्दी रिटायर हो गए हैं? ऐसा तो नहीं हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी एक्चुअल अब वो तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इसलिए ठीक रहता है।
तो सर कितनी एज होगी आपकी इस समय? मेरी 61वें वर्ष में चल रहा हूँ। 61वें वर्ष, नजर ना लगे हमारी आपको, आप वैसे 61वें वर्ष में लग नहीं रहे हैं कि। तो सर जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो आपने बहुत समय तक तो ये सेवा दी होगी, क्योंकि 35 साल की सर्विस रही। तो हम तो इस तरह जिस समय आप जॉब में थे तो हमने देखा उस समय आयुर्वेद के लिए लोगों का इतना ज्यादा झुकाव नहीं था उस तरफ, क्योंकि एलोपैथ की तरफ ही दौड़ते हैं। तो आपने उस समय कैसे मैनेज करा? आपने ये आपको लगा नहीं कि मेरे को एलोपैथी अपनाना चाहिए था? नहीं, मेरे को अब जहाँ हमारा एडमिशन हुआ हमने आयुर्वेद पढ़ा, तो आयुर्वेद ही, मैं तो विशुद्ध रूप से आयुर्वेद की ही चिकित्सा करता हूँ और शुरू से ही आयुर्वेद के ही चिकित्सक के तौर पे काम किया मैंने। और मुझे इसमें कोई इस तरह का कोई वो नहीं लगा कि एलोपैथी होना चाहिए था। ये सच कह रहे हैं आप कि एलोपैथी में लोगों का रुझान ज़्यादा है, आयुर्वेद के प्रति कम है। लेकिन अब जो है वर्तमान भारत सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा है, ये उनका एक सोच है, विजन है कि वो आयुर्वेद को और अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने भारतीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी के तहत उन्होंने योग दिवस मनवाया। पूरे विश्व में एक योग दिवस मनाना ये कम बात नहीं है, ये उन्हीं की पहल थी और आयुर्वेद को भी उन्हीं के कारण से जो है आज पहचान मिल रही है। इसमें और भी बहुत से लोगों का महत्वपूर्ण काम रहा है जो आयुर्वेद आज इतना। लेकिन जैसा कि आपकी जो इतने वर्ष की जो जर्नी थी, उस समय ऐसा नहीं था कि योगा की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव था, आयुर्वेद की तरफ बहुत ही कम लोग थे जो एलोपैथ की तरफ ना जाकर एक आयुर्वेद घर की जो चिकित्सा अपनाना चाहते लोग, घरेलू उपाय, उसी ऐसा भी हुआ होगा उस समय कि लोगों की कम भीड़ होती थी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस समय ऐसा था कि पूरे स्वास्थ्य के बजट का मात्र 3% जो है आयुर्वेद को मिलता था, जो आयुष पद्धतियां हैं। लेकिन आज की डेट में जो है आयुष के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है। हमारे खासतौर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है और मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी भारतीयता को, अपनी संस्कृति को, अपने आयुर्वेद को, सभी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बजट भी बढ़ाया और उन्होंने बहुत, अभी तो हमारा एक एम्स की तर्ज पर दिल्ली में एक आयुर्विज्ञान संस्थान जो है आयुर्वेद का ही इतना बड़ा बना है और भी जगह जगह बन रहे हैं। तो ये सब तो उन्हीं की देन है, भारत सरकार। तो लेकिन ना एक चीज मैं आपकी बात काटूंगी इसमें, मोदी जी ने तो जैसा कि किया, उनको इतना असर नहीं रहा। मैं खुद जो है नोडल ऑफिसर था पूरे जिले का। उस समय कोरोना में जो राहत शिविर होते हैं, उस दौरान मेरा रोजाना जो है पता नहीं कितने मरीजों से मिलना होता था, कितने मरीजों के संपर्क में आता था। तो मैंने कोई दवा नहीं खाई, केवल आयुर्वेद का अपना काढ़ा पिया और मुझे कुछ भी मतलब जो है बिल्कुल मेरे को कोई एक भी बार कोई ऐसा असर नहीं रहा। अच्छा, उस समय आप इससे अफेक्टेड नहीं हुए? बिल्कुल अफेक्टेड नहीं हुआ, जबकि मैं रोजाना मतलब सैकड़ों मरीजों के संपर्क में आता था। राहत शिविर का मैं नोडल ऑफिसर था पूरे जिले का, तो मुझे जगह जगह जाना होता था। राहत शिविर में जो मरीज आते थे वो लोग बाग आते थे एक जगह से, जैसे ट्रांजिट होता था उनका, पहाड़ से नीचे जा रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में जो लोग मजदूर लोग या कोई भी लोग, और मैदानी क्षेत्र से जो लोग आते थे उनकी भी जांच होती थी। वो पहाड़ की तरफ अपनी तरफ जाते थे तो उनके हमारे डॉक्टर्स उनकी जांच करते थे। मैं भी वहीं पर रहता था, सुपरविजन करता था। तो मैं बहुत संपर्क में रहता था मरीजों के, लेकिन मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हालांकि इस जो कोरोना काल चला सबको राहत दी गई, लेकिन डॉक्टर्स को राहत नहीं दी गई। नहीं, राहत तो थी, उनको भी, उनके अंदर भी इम्यूनिटी खुद ही रहती है। हम लोगों ने काढ़ा वाढ़ा पिया, वो अपना जो दवाई आयुर्वेद के लिए। तो मैं तो खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, मुझे तो एक बार भी कोई बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सर ना एक चीज हमने जानी इस बीच में, ये 2 सालों में, कि कहते हैं कि एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं था, कोई ऐसी खोज नहीं थी कि ये कोरोना क्या चीज है, लेकिन आयुर्वेद ने इसका बहुत जल्दी पकड़ कर ली है। हाँ, आयुर्वेद से तो प्रतिरोध क्षमता तो बढ़ती ही है, निश्चित रूप से उससे फायदा मिला लोगों को। आपकी जो 35-36 साल की जो सर्विस है, आपने कभी ऐसा देखा, कोई ऐसा दौर आया कभी इतना खतरनाक कि लोगों का आयुर्वेद की तरफ झुकाव हुआ? आयुर्वेद का देखिए ऐसा है कि जिन लोगों को विश्वास रहता है, विश्वास के साथ दवा लेते हैं, उनको फायदा तो होता ही है। और मैं अपने जीवन का एक अनुभव अगर बताऊंगा आपको तो ये काफी लंबा हो जाएगा। मैंने तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने जो है कैंसर पेशेंट्स का भी इलाज किया। मैं जब यहाँ हल्द्वानी में था तो मैंने
16-17 मरीजों का इलाज किया और उनमें से कई लोग, 2-3 लोग तो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और बाकी लोगों की, जैसा कि उन्हें बताया गया था बड़े इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कि भाई आपकी इतनी उम्र है, 2 महीने 3 महीने जिएंगे, ये उनके परिवार वालों को बोला था, लेकिन उससे ज़्यादा काफ़ी 1-1 साल 1.5 साल तक जिए और काफ़ी उनके मतलब जो है उनको लाभ मिला। अब दुर्भाग्य ये रहता है हमारे आयुर्वेद के साथ में कि जो भी मरीज होता है क्रोनिक, जो इस तरह के मरीज होते हैं वो बिल्कुल पहले तो अपना इलाज बड़े इंस्टीट्यूट्स में कराते हैं, एलोपैथिक का इलाज कराते हैं। जब उनको वहाँ से कुछ भी वो नहीं होता है, उनको कह दिया जाता है कि अब आप जाइए आराम कीजिए और कुछ नहीं है, तब आते हैं हमारे पास। जब चौथी स्टेज आ जाती है, हाँ, तब ऐसी स्थिति में भी हमें देखा हमने कि लाभ मिला लोगों को। क्या अगर सर करें तो अच्छा रहेगा। क्या सर आयुर्वेद में कैंसर, डायबिटीज, बीपी इन सब का इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन कितने समय तक चलता है? क्योंकि लोग बीच में हार जाते हैं, इससे तो कोई आराम नहीं मिलता है। ये है। जरूर है कि इलाज थोड़ा लंबा चलता है। हाँ जी, हाँ। ये तो जरूर है, लेकिन साइड इफेक्ट्स नहीं होते, साइड इफेक्ट कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता दवाओं का, ये तो है। और सभी मानने लगे हैं। हालांकि सरकार द्वारा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा गया है, काफी सस्ती भी है, ऐसी कोई महंगी नहीं है। तो ये सर, ये कैंसर जो हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, लोग विश्वास करके शुरू से ही आए तो, शुरुआती दौर में आए तो उनको फायदा होगा। अब आदमी आता ही लास्ट स्टेज में है तो उसमें जो है उतना अपेक्षित लाभ नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन अगर शुरू से इलाज करें तो होता है फायदा। पहली बात तो हम अपनी जीवन शैली को ही अगर आयुर्वेद के अनुसार लेके चलें, हमारे आयुर्वेद में तो पूरी जीवन शैली किस तरह से हमारा वो होना चाहिए, सुबह कैसे हम उठें, कितने बजे उठें, क्या क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या हमारी ऋतुचर्या होनी चाहिए, ये पूरे वर्ष भर का सब पूरा लिखा गया है। इतना अच्छा तो एलोपैथी में है नहीं कि दिनचर्या वगैरह किस तरह करनी चाहिए। अगर उसको हम पालन करें तो वैसे बीमारी ना हो। मतलब एक अगर हम अपनी दिनचर्या को अगर थोड़ा सा चेंज करें और आयुर्वेद के अनुसार चलें तो बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। अब सर, ये तो हमारा बीमारियों का और आयुर्वेद का हो गया। हमने सुना है कि आप एक इस बिल्कुल सब्जेक्ट से, दवाइयों बीमारियों से हटके एक आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं। इस तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? मेरे पिताजी वैसे सरकारी सेवा में थे, IDPL ऋषिकेश एक जगह है वहाँ पर, तो वो भी कुछ समाज सेवी प्रकृति के थे, तो वो काफी समाज सेवा में अपने सर्विस के अलावा रहते थे। तो उनको देख के ही मुझे भी ये इस तरह की प्रेरणा मिली। और मैं जब सन 88 में अपनी सर्विस में आया आयुर्वेद की, तो मैंने जो है, मैं धनोल्टी एक टेहरी में जगह है, काफ़ी ठंडी जगह है, वहाँ पर दिन में हमारे पास ऑफिस टाइम के बाद कुछ खास काम नहीं रहता था, तो वहाँ पर मैंने शुरू किया, अखरोट के पौधे लगाने शुरू किए और जो है अखरोट के पौधे लगा जंगल वगैरह में लगाए। उसके बाद दूसरी जगह भी रहा, जहाँ जहाँ मैं गया मैंने लगाए। तो मैंने ये देखा कि हम ऐसे जो पार्कों में, सड़क के किनारे या कहीं पे पौधे लगाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के दौरान तमाम NGO वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं भी लगाती हैं, लेकिन उन पौधों का जो है उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, वो पूरा उनका मैच्योर नहीं हो पाते हैं, सर्वाइवल उनका जो है बहुत कम रहता है ना, उनके जीवित रहने की जो रेशो है तो बहुत कम रहता है। 1-2%, मेरा तो मानना ही है कि 1-2% ही हो पाते हैं। उसका कारण ये है कि जो ओपन में लगे रहते हैं पौधे, तो उसमें जानवर खा जाते हैं उनको, या फिर सिंचाई नहीं हो पाती उनकी प्रॉपर, तो इसलिए नहीं हो पाते। तो फिर मैं जब यहाँ हल्द्वानी आया था सन 96 में, तो मैंने एक प्रयोग किया। तो मैंने क्या किया कि लोगों को घरों में जो है, गाँव में जा करके जिनके पास जगह थी, उनको मैंने अपने पैसे से ही खरीदता रहा हूँ। आज तक जितना भी कुछ किया है मैंने, ये ईश्वर की कृपा है, जितना भी है थोड़ा अपने ही उससे संसाधन से किया। कोई NGO नहीं है या कोई किसी तरह किसी से भी मैंने आर्थिक सहायता नहीं ली है। वैसे मेरे लोग वैसे सहयोग करते हैं, साथ में जाना, जहाँ जहाँ हम लगाते हैं पौधे, वो सब मेरे सहयोगी हैं। तो गांव-गांव में जाकर के देना शुरू किया। अब देंगे अगर हम पौधे, तो अगर मान लिया हम पीपल के, बड़ के ऐसे पौधे देने लगे, वो पर्यावरण के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है, गांव में भी इतना महंगी हो गई जगह, तो कोई लगाएगा नहीं। तो मैंने उनके जो है रुचि के पौधे, जैसे कटहल, तेजपत्ता, आंवला, अमरूद, आम, जो हमारी दिनचर्या में यूज भी हो सके, हाँ, जो उनके लिए फायदेमंद भी हो, जिसके कि फल वो प्राप्त कर सकें अगर उनको पालते हैं तो ऐसे पौधे लोगों को देने शुरू किए। गिफ्ट करता हूँ मैं, भेंट करता हूँ सादर। तो वो जो है वो उसको रुचि के साथ अपने लगा भी लेते हैं, लगा लेते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भी 100% तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन
60-65-70% तक पौधे बचते हैं। हमने सर्वे करते हैं क्योंकि हम कभी कभी उनके अक्सर मोबाइल नंबर हम ले लेते हैं लोगों के, उनसे कभी कभी पूछते हैं, या कभी दोबारा उस गांव में जाकर कभी बात हो जाती है, कभी दोबारा उस 4-5 साल में दोबारा उधर हमारा पौधे भेंट कार्यक्रम रहा, तो वो बातचीत होती है तो पता चलता है कि हाँ हो रहे हैं। बल्कि मैं लोग देखभाल कर रहे हैं, पौधे ग्रोथ भी कर रहे हैं। इसमें मैंने जो है अपना ये लक्ष्य रखा है 20,000 कम से कम पौधे हर साल लगाना। हर साल लगाना। हाँ, उसमें से जो है 17,000-18,000 पौधे तो ये बरसात में हम यहाँ लगाते हैं, जैसे इसमें कटहल, नींबू, आंवला, आम वगैरह ये बड़े पेड़ होते हैं। और 3,000 पेड़ अखरोट के रहते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र में ही लगाते हैं। अभी हम जनवरी लास्ट वीक से 15 फरवरी के बीच में ये वहाँ जाएंगे पहाड़ में, और हमारे पहले से तयशुदा रहता है। मेरे जो सहयोगी लोग हैं, बहुत से लोग मेरा ऐसे मित्र हैं जो कि मेरा जो है साथ समय देते हैं, उनका भी मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि वो मेरे साथ जाते हैं, समय देते हैं लोगों को। तो सर ये आप जो पौधे ये जो लाते हैं, ये आप भी खरीद के लाते हो या बीज द्वारा आप भी उन्हें बनाते हो? नहीं, ये तो हम इतने बल्क में बना नहीं पाते हैं, तो ये हम लाते ही हम खरीद करके, हम जो है थोक में लाते हैं पूरे ट्रक के हिसाब से, तो हमें जो है सस्ते पड़ जाते हैं। जो पौधा बाजार में आपको 70-80 रुपए का पड़ेगा, वो मुझे जो है वो 25-26 रुपए। तो अब बाहर से कहीं अपने देश से ही? हाँ, लखनऊ के पास। अच्छा, लखनऊ, वहाँ एक बड़ा अच्छा नर्सरी एरिया है। बहुत बड़ी नर्सरी एरिया है वहाँ है। इधर आए, यहाँ तक कि नींबू को एक बार हमने मध्य प्रदेश से भी मंगाए थे। और अभी विचार तो है कि हैदराबाद में जाने का, हैदराबाद में भी बताते हैं कि बहुत अच्छे बातचीत हुई है। अब अगर जा पाएंगे तो वहाँ से लेके आएंगे जी। तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा पड़ेगा, बाकी वहाँ क्वालिटी अच्छी है पौधे। अच्छा सर, एक चीज शायद मेरे भी अंदर लोगों का, हमारे दर्शकों को भी ये चीज का थोड़ा हो रहा होगा, मैं अपनी जो मेरी जिज्ञासा मैं पूछना चाह रही हूँ, कहीं ये तो नहीं है कि जैसे आपको घर में, आप शुरू से ही पर्यावरण प्रेमी रहे हो और आपको चिकित्सा के क्षेत्र में डाल दिया गया, ऐसा तो नहीं था जबरदस्ती? क्योंकि कभी कहते हैं लोग कि हमारे शौक अलग था और हम कार्य और कर रहे थे। नहीं, ये तो ऐसा है ना कि साल भर चलने वाली बात तो नहीं है, ये तो साल भर में करीब 3-4 महीने का ही रहता है। तो उसके अलावा मेरा भाई आजीविका के लिए कुछ तो करना ही था, तो वो भी मेरा एक पैशन था कि मैं एक चिकित्सक बनूं। चिकित्सा में व्यवसाय मेरा रुचि का ही है, इसके साथ साथ ये अपना जो है शौक है और धरती को बचाना है। देखिए एक बात, ये आज आप खुद ही आपने देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले बरेली रोड पे बड़े बड़े पेड़ जो है काट दिए गए। इसके अलावा अभी आप रुद्रपुर से पन्नगर वाले रोड पे जाएं तो वहाँ 3-4 साल पहले इतने बड़े बड़े 50-50, 60-60 साल पुराने पेड़, जिनका की घेरा बहुत बड़ा था और बहुत सालों तक उन्होंने रहना था, ऐसे हजारों पेड़ काट दिए गए। हम विकास के नाम पर जो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और उसकी जो है प्रतिपूर्ति उतनी नहीं हो पा रही। अगर हम एक बड़ा पेड़ काटते हैं तो उसके जो है कम से कम मेरा मानना है कि 20 पेड़ उसकी जगह लगाए जाने चाहिए, और खाली लगाने नहीं चाहिए बल्कि उसको हमने देखभाल करनी चाहिए, बाकायदा ट्री गार्ड वगैरह लगा के। सरकार के पास तो बहुत फंड्स रहते हैं, उन्हें करना चाहिए, लेकिन पर उतना होता नहीं प्रैक्टिकली। तो इसलिए जो नुकसान हो रहा है, अब आप नेट में सर्च करेंगी तो हर घंटे मतलब जो है कई हेक्टेयर, पूरे विश्व में जो है कई हेक्टेयर जमीन जो है जंगल काट दिया जा रहा है विकास के नाम पे जी, है ना। तो उसकी प्रतिपूर्ति कैसे होगी? ये जंगल जितने बचे हुए हैं आज तक भी हैं, ये हमारे लगाए हुए नहीं है, ये अपने आप लगे हुए हैं, उनसे उनको भी हम काटते जा रहे हैं। तो उनकी जगह हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसका जंगल में तो हम लगा नहीं सकते। अगर मान लीजिए जंगल में हम लगाते हैं पौधे हैं, तो उसको जो है जानवरों से प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत संसाधन चाहिए, उतना हमारे पास नहीं। तो यही मेरे को एक सरल उपाय लगा कि गांव में जो है लोगों को भेंट किए जाए पौधे, और वो अपने घरों में जो है बचा भी लेते हैं अगर उनकी रुचि के पौधे होते हैं तो। अच्छी क्वालिटी के पौधे रहते हैं हमारे, और जो है भाई यह है कि थोक में हम लेता हूँ मैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा। तो सर इनका जैसे आप लोग जगह जगह देते भी हैं लोगों को, तो इनके जो हम कहते खाद पानी के लिए बारे में भी बताते हैं कि इनकी सेवा ऐसे होगी? हाँ, तो हम बताते हैं। उस समय हम लोगों को जब इकट्ठा रहते हैं वहाँ पर लोग, अक्सर होता क्या है कि जैसे कि जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य, ये लोग ही हमारे अरेंज करते हैं वहाँ पर अपने बने इलाके में ना, ये लोग, इनके माध्यम से ही होता है वहाँ पर। तो लोग इकट्ठा रहते हैं,
लोग इकट्ठा रहते हैं, पहले हम उनको संबोधित करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताते हैं कि क्यों जरूरी है, कितना इसका महत्व है और कैसे कैसे करना चाहिए, ये सब हम जानकारी देते हैं। इसमें मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो समय देते हैं, वो लोग भी बताते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज और भी मानता हूँ कि पानी को बचाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि सर के घर में सर ने जल बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का एक टैंक बना रखा है, लेकिन सर अब समय समय पर बाहर भी वो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सके। इन पेड़ पौधों के लिए ही हुआ कि हम इन पेड़ पौधों को कैसे सींचे? पेड़ पौधों की तो ऐसा है ना कि जो इसीलिए तो हम गांव में लोगों को देते हैं कि वो 2 साल तक अगर उसका बचाव कर लें, गर्मी में 2 साल तक पानी मिल जाए पेड़ को, तो फिर उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही जो है पेड़ खुद अपने आप को बचा लेते हैं, है ना, फिर तो वो देने लायक हो जाते हैं हमें। इसके अलावा अभी कुछ प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है और पिछले 3-4 साल से एक मियाबाकी सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट्री है, उसमें बहुत नजदीक पेड़ लगाए जाते हैं। तो एक तो मैंने 8 अस्पताल हमारे हैं रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर जिले में, उनमें जो है जगह काफी थी तो वहां पर लगाए हैं पौधे घने। वो जो है क्या होता है, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जो फॉरेस्ट जो है, जो जंगल 20 साल में बनना था वो 5 साल में ही तैयार हो जाता है। और मैं माननीय रामपाल जी जो नगर निगम रुद्रपुर के अध्यक्ष रहे, चेयरमैन साहब, उनका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो है रुद्रपुर में 2 जगह दी, उसमें मेरे को लगाने का इजाजत दी उन्होंने, और वहां पर हमने डेवलप किए। इस समय मैं आपको कभी अगर कोई देखना चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। तो वो पौधे जो है अभी 3 साल में ही काफी बड़े हो गए। कितने बड़े एरिया में सर? एक तो 1.5 बीघा करीब एरिया है और एक जो है ऐसा होगा 1.25 बीघा करीब। तो उसमें हमने काफी घने लगाए मियाबाकी सिस्टम से, तो वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है। अब तो उनको देखभाल की भी ऐसी जरूरत नहीं, पानी इतना जड़ें उनके नीचे चली गई हैं कि वो खुद ही पानी ले। ये फल वाले पेड़ होते हैं या छायादार वाले हैं? मिक्स्ड, हम मिश्रित भी लगा सकते हैं, एकल मतलब एक ही वैरायटी के भी लगा सकते हैं पेपर है, लेकिन हमने तो जो है मिश्रित वो लगाए हैं, अलग अलग टाइप की वैरायटी। दूसरी बात, इसके अलावा आज के जमाने में देखिएगा कि तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं कि पानी के लिए होगा। जी हाँ जी, लोग सब ऐसा जो अनुमान है जो कहते हैं भविष्य वक्ता या जो जिन्होंने स्टडी करी है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होगा। पानी इतना कम होता जा रहा है, जमीन के नीचे का पानी, मुख्य रूप से तो हम जमीन के नीचे का पानी दोहन कर रहे हैं ना जी, और वो उसका जो है, जैसे कि उधम सिंह नगर में ले लीजिए, आप तराई के इलाके में ले लीजिए, लोग बताते हैं कि पहले जो है 7-8 फुट में 10 फुट में ही जो है पानी निकल आता था। अब वो 30-40 फुट 100 फुट तक गहराई में पानी, जो बोरवेल हैं लोगों के, उसको लगातार हर दूसरे तीसरे साल और गहरा करना पड़ता है। पानी का जो है लेवल गिरता जा रहा है। उसका कारण ये कि हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, रिचार्ज नहीं हो पा रहा। रिचार्ज इसलिए नहीं हो पा रहा कि जितने भी हम शहर हैं, शहरों को हमने जो है डामरीकरण कर दिया है, या फिर हमने अपने घरों के आसपास भी हर जगह सीमेंट कर दिया है। आप देखेंगे जिसके पास थोड़ी बहुत जगह है भी, उसने अपना पूरा घर को जो है सीमेंट से पाट दिया है। तो पानी बरसात में इतना पानी बरसता है, लेकिन वो सब बह करके चला जाता है, सिम में नहीं पाता है, जमीन में सिम नहीं पाता है। वो अगर धीरे धीरे रुकता था पहले पानी, तो वो जो है जमीन के अंदर जाता था, जमीन के अंदर जाके जमीन को रिचार्ज करता था। अब वही समस्या आ गई है, अब जो है वो पानी रुक नहीं पा रहे। तो इसके लिए हमें क्या है कि जगह जगह वाटर रिजर्वायर या पानी के जलाशय बनाने पड़ेंगे। तो इसी क्रम में वैसे कुछ साल पहले यहाँ पर भी मैंने बनाए थे, बसानी में 1-2। तो अभी 3 पिछले साल जो है 2023 में ही अभी 3 जलाशय जो है मैंने यहाँ पर अपने पैसे से निर्माण कराए, उधम सिंह नगर में हमारे अस्पतालों में है। उसमें पानी रुकता है, उसकी जैसे कि 20-25 फीट की चौड़ाई लंबाई और 6 फीट की अगर गहराई हम रखें तो उसमें पानी काफी इकट्ठा हो जाता है। 2-3 बार का बरसात का पानी भर करके फिर नीचे चला जाता है। उसके बाद 4-5वीं बार वो रुका रहता है काफी समय तक, मतलब लगभग साल भर तक रुका रहता है। और उसमें हमने व्यवस्था भी की है कि जो छत का पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो रूफ टॉप वाटर है, जो वो उसको भी हमने उसको जोड़ा है उसमें, ताकि वो उसको संरक्षित करें। और मैंने अभी डीएफओ साहब से जो तराई वाले हैं, इनसे मतलब मिला था मैं, और इनसे मैंने मांग की थी कि मुझे आप जंगल में इजाजत दीजिए। तो वहाँ पर हम बनाए, मैं अपने
अपने संसाधन से व्यक्तिगत बनाऊंगा जी। और 5-7 जितने बना सकूंगा। तो उसमें ये होगा कि एक तो जानवरों के पीने के लिए हो जाएगा वो पानी, दूसरा वो जमीन को रिचार्ज करेगा। अगर हम इधर हल्द्वानी या और ऊपर के क्षेत्र में बनाना चाहें तो बहुत महंगा बैठेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा कम कीमत पे बन जाता है, क्योंकि उसको नीचे से सीमेंट नहीं कराना पड़ता। तो ये है जल संरक्षण भी आगे। अब मैं पूरी तरह से जो है मेरे पास जो भी मरीज आते हैं, कोई भी रोगी आते हैं, तो मैं उनको निःशुल्क परामर्श देता हूँ घर पे। उसके अलावा जो बरसात का सीजन है या अभी जाड़ों में हम करेंगे अखरोट के पौधों का पहाड़ में, या इसके अलावा जो ये जल संरक्षण में, इन गतिविधियों में मैं लगा रहता हूँ। इसको भी करना ही है, ये भी मेरा एक जुनून है। तो सर जैसे कि आप अभी इसी वर्ष आपने अवकाश प्राप्त किया है, तो इससे पहले जॉब के दौरान आप कैसे समय निकाल पाते थे, क्योंकि आप हल्द्वानी रहते हैं और रुद्रपुर आपकी जॉब थी, तो आना जाने में ही काफी टाइम लग जाता है। उसके अलावा भी अदर्स तो एक तो ये साल भर चलने वाला कार्यक्रम, हाँ जी, हाँ जी, ये तो कुछ महीनों ही चलता है। जैसे आपका उधर बरसातों की तरफ 2 या 3 महीने वो रहता है। जी जी। और उस समय एक तो मैं जो है 15 दिन की ईएल जो उपार्जित अवकाश होता है, हाँ जी, हाँ। हमारा वो मैं लेता था उस समय, और 10-15 दिन की मैं जो जाड़ों में लेता था, वो इसी कार्य के लिए लेता था। मैंने आज तक जितनी भी अपने सर्विस के दौरान छुट्टियां ली हैं, हाँ जी, हाँ। तो वो छुट्टियां मेरी सब इसी काम में लगी जी। इतवार के दिन भी यही काम रहता था जी। बाकी अपना जो है आजीविका भी चलानी थी, नौकरी भी करनी थी, वो भी ईमानदारी से करी। उसके बाद जो समय रहता है उसमें मैंने किया है काम। तो सर फिर उस बीच अब उस बीच में क्या करते हैं फिर? अब तो अब आपका प्राप्त हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे उस बीच में? नहीं, मैं तो ये है कि घर में रहता हूँ। हाँ जी, हाँ। तो मैंने लोगों को जिनको मालूम है वो आते हैं घर में। हाँ जी, हाँ। अच्छा, लोगों से सामाजिक भी आप जुड़े हुए हैं और उन प्रतिक्रिया में लगे रहते हैं आप। हाँ, बिल्कुल निःशुल्क परामर्श देता हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चिकित्सा का। तो सर एक जो हमारे इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो हमारे परिवार की होती है। तो परिवार का तो मुझे भरपूर सहयोग मिला होगा आपको, बिल्कुल लग रहा है। तो उसमें आपकी पत्नी और बच्चा आपसे समय मांगते होंगे, उस समय कैसा आप कैसे करते थे? ऐसा कुछ नहीं, वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो अपनी सर्विस में है पत्नी। हाँ जी। बेटी भी अपने पढ़ी रही थी, उसको ऐसा कोई समय की दरकार नहीं थी, वो बाकी तो मिलता ही था। ये रहता है कि अक्सर जो है घरों में समस्या ये रहती है कि पत्नी होती है वो पैसे के लिए करती है। हाँ तुम पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ जी। तो मेरा करीब 4-1 लाख रुपए सालाना लगता है इसमें, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा और पूरा सहयोग मुझे रहा। हाँ जी। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। बच्ची को भी आपके दिलचस्पी है जो आप इस तरह की गतिविधियों में लगे रहते हैं? अगर इस तरह का मतलब दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो आप देखिए आगे क्या करते हैं। तो एक चीज हम और चीज पूछना चाह रहे थे सर, कि जैसे आपने कहा कि हर आप जो पेड़ पौधे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे दे के आपने निजात पा ली है कि नहीं अब हमें नहीं पूछना है, लेकिन आपका एक लक्ष्य है कि अगर हम देंगे उसको, पेड़ों को लगाना भी है और बचाना भी है। और लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि लोग पेड़ लिया, फोटो खिंचाई और उसकी कोई रक्षा या सुरक्षा नहीं करी। तो इस तरह का भी कोई आपका अभियान आगे है? जी, ये आपने बहुत सही कहा। देखिए बरसात के दौरान तो अखबार पूरे पटे पड़े रहते हैं। जी जी। कि आज इस एनजीओ ने लगाए, आज डीएम साहब ने लगाए, आज ऐसे आपके आने जाने वालों की भी बहुत भीड़ रहती होगी उस समय। नहीं, उन्होंने मतलब लगाए, लेकिन हम जो पौधे देते हैं हम बहुत सोच समझ करके और बहुत उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम जो ग्रामीणों से, और ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ के लोग इच्छुक रहते हैं जी। उनको हम पौधे भेंट करते हैं और उनसे हम पूरा निवेदन करते हैं कि आप इसको बचाएं। और उनसे अक्सर हम जो है उनके नाम नोट करके उनके फोन नंबर ले लेते हैं जी। ताकि हम कभी कभी फॉलोअप कर सकें। फॉलोअप में ही हमें पता चला कि इसमें 65-70% तक रहता है सर्वाइवल रेट। और इसके अलावा पहाड़ में जब हम जाते हैं अखरोट के पौधे, उनमें तो हम सबके लेते ही हैं नंबर वगैरह। और ऐसा भी हुआ है कि जैसे कई बार हमें उसके आसपास के गांव में दोबारा जाने का मौका मिला तो वहां पर कोई जो है लेके आए कि ये आपका दिया हुआ पौधे था, उसके अखरोट हुए हैं, ये थोड़े बहुत ही लाए भले ही वो, लेकिन एक मतलब खुशी होती है कि चलो लोगों के यहाँ हो तो रहा। हाँ जी, वो पल बहुत मतलब सुखद होता है कि इसका मतलब इन्होंने बचा के रखा है। ये है माना। हाँ जी, तो ये अच्छी बात है। और इस बहाने से जो है मेरा उद्देश्य तो ये है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। हवा देखिए हम सबसे ज्यादा उपेक्षा क्या करते हैं, हमें
ऑक्सीजन बिल्कुल जीवन भर फ्री मिलती है। बिल्कुल। और उसके लिए कोई ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इस तरह के कारखाने नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, इतने बड़ी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन पैदा कर सके इतनी मात्रा में। वो केवल पेड़ पौधे ही पैदा कर सकते हैं, और पेड़ पौधे ही अगर नहीं रहेंगे तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो उसको एक तो ऑक्सीजन के लिए, दूसरी बात सभी चीजों के लिए हम पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं, लेकिन कम से कम मेन मुख्य रूप से तो जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जो पेड़ हमारे घर में नहीं है, सड़क के किनारे है, जंगल में भी, कहीं पर भी है जी। वो ऑक्सीजन पैदा नहीं करेगा तो हम सांस कैसे लेंगे जी। लोग समझते नहीं। अभी कोरोना के दौरान जो लोगों ने सिलेंडर खरीद करके लगवाए ऑक्सीजन के, तो आपको तब उनको लोगों को पता चला कि एक एक दिन के 4-4, 5-5 हजार रुपए जब खर्च हुए उनके ऑक्सीजन के, तो और ये हमें जीवन भर जो है बिल्कुल निःशुल्क मिलता है ऑक्सीजन। और एक वैज्ञानिक अनुमान है, पूरा शोध हुआ उस पर, कि एक अगर व्यक्ति 60 साल की अगर औसत आयु है उसकी जी। वैसे तो ज्यादातर लोग ज्यादा ही भी जीते हैं जी। पर अगर 60 साल भी हम औसत आयु माने तो उसके लिए कम से कम उसे 31 पेड़ लगाने चाहिए, बड़े घेरे वाले, बड़े 31 पेड़ होने चाहिए। उतना मतलब उसकी सांस लेने के लिए जरूरी है, लेकिन अमूमन लगाते तो कोई नहीं है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं होता क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। जिनके पास जगह होती भी है वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 पेड़ लगा पाते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों को तो जुनून पालना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को तो जुनून ही बनना पड़ेगा, तब जा करके ये धरती की रक्षा हो सकती है। और फिर हमें जल भी बचाना है, पानी नहीं बचा पाएंगे तो सर जैसा कि आपने अभी बताया कि हमें इस बीच में जो 2 सालों में ऑक्सीजन खरीद के हमें अपने इस्तेमाल में लेनी पड़ी, और हमें उसकी कीमत भी पता चली कि इतनी महंगी, हालांकि लोगों को बहुत महंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, इसके लिए बचाव के लिए हमें, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि ऑक्सीजन एकमात्र पेड़ ही पैदा करते हैं, और उनको हम बचाएंगे नहीं तो हम भी नहीं बच पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी तो हमारा काम चल रहा है, लेकिन देखिए कितनी महंगी, अभी कोरोना के दौरान लोगों ने 4-4 हजार, 5-5 हजार एक दिन का खर्चा बैठा उसका, और केवल ऑक्सीजन का। तो इसको देखिए, उसकी भी इसकी प्रतिपूर्ति केवल जो है पेड़ ही कर सकते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और केवल लगाने ही नहीं चाहिए, उनको बचाना भी चाहिए। मेरा मानना है कि कम से कम 2 साल तक अगर हम सिंचाई वगैरह की व्यवस्था देखें, उसको जानवरों से बचा के रखें, तो पेड़ खुद हमें इतना देने लायक हो जाते हैं कि वो हमें फल भी देते हैं और भी चीज़ें देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऑक्सीजन जो हमें मिलती है उसके लिए और कोई स्रोत नहीं है। और इसके अलावा जल संकट धीरे धीरे गहरा रहा है, और आने वाले समय में हमें पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इतना दोहन कर दिया है पानी का। तो उसको हमें अगर बचाना है तो हमें जो है जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें जगह जगह नदियों के जलों को रोक करके थोड़ा सा जमीन के अंदर जाए पानी, और मृदा जो है, हमारी जो जमीन है वो रिचार्ज हो सके, इसके लिए प्रयास करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर आशुतोष पंत जी, और उन्होंने हमें बताया कि पर्यावरण को हमें किस तरह बचाना है, और आगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस तरह नेचुरल ऑक्सीजन लें। तो इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए, और इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।